नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या 2024 के पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा और किसान सम्मान निधि की तरह राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे? मुफ्तखोरी, रेवड़ी और फ्रीबीज कहते कहते अब इन सब की जगह गारंटी का इस्तेमाल होने लगा है। बेशक कुछ लोग इसे सही नहीं मानते हैं, मगर अब यह राजनीतिक सच्चाई है। केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आम जनता की माली हालत की भी सच्चाई है। इसलिए क्या हमें कुछ समय के लिए मान लेना चाहिए कि यह मुफ्तखोरी नहीं है, जनता की जरूरत है, अधिकार है, जिसे राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है और जनता को फायदा भी हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद एक एंकर ने जनता को सुनाना शुरू कर दिया कि उसे मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों ने मुफ्तखोरी और रेवड़ी को गारंटी, वेलफेयर और राइट्स में बदल दिया है। राज्यों के चुनावों के कारण अब कुछ राज्यों में सिलेंडर सस्ता हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं होना चाहिए? बात केवल गैस सिलेंडर की नहीं है, पेट्रोल और डीजल की भी है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि इन चुनावों में किस तरह के वादे किए गए पेट्रोल और डीजल को लेकर। प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश की जनता इंतजार करेगी कि नई सरकार वादों के अनुसार उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। यहां कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, बीजेपी ने 50 रुपया सस्ता कर दिया। मगर वही भाजपा छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस कनेक्शन देने जा रही है, ऐसा वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे ही रही थी, तो बीजेपी ने वादा कर दिया कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस महिलाओं को 500 की कीमत पर सिलेंडर देने के वादे पर सत्ता में आई है। यहां भाजपा ने सभी बीपीएल परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही उज्ज्वला के तहत साल में 4 बार मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, वही बीजेपी तेलंगाना में 4 सिलेंडर फ्री देने का वादा कर रही है। इस तरह से देखिए तो कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गैस के सिलेंडर का दाम 450 से 500 रुपए के बीच हो जाएगा। अगर 5 राज्यों में इस दाम पर सिलेंडर दिए जा सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं? यूपी वालों को क्यों नहीं और बिहार वालों को क्यों नहीं? मिट्टी का यह चूल्हा आज भी घरों की हकीकत है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के करोड़ों लोगों को सिलेंडर बांटने के बाद भी मिट्टी का चूल्हा गायब नहीं हुआ, बल्कि वापस आ गया। इसका कारण है गरीबी और लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट। 2020 से सिलेंडर के दाम बढ़ते बढ़ते जब 1200 रुपए तक पहुंच गए तो कई घरों में लोग सिलेंडर छोड़कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे। नेताओं को जनता की यह गरीबी ठीक से मालूम है। 10 साल या 20 साल सरकार चलाने के बाद भी लोग एक सिलेंडर खरीदने की हालत में नहीं पहुंचे हैं। आपको याद होगा, राखी के त्योहार के समय सिलेंडर के दाम कम किए गए, तब बीजेपी ने प्रधानमंत्री को भाई के रूप में प्रचारित किया। हम उस पर आगे बात करेंगे। यह ठीक नहीं कि कुछ राज्यों की जनता को गैस का सिलेंडर 450 से 500 रुपए में मिले और बाकी देश की जनता 900 से 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदे। आधे दाम पर सिलेंडर देने की राजनीति का तार्किक मकाम यही है कि 2024 के चुनाव के लिए इसके दाम फिर से 500 रुपए कर दिए जाएं, जो 2019 के चुनाव के पहले था। आपको याद होगा कि कोविड के समय जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तब मंत्रीगण कहा करते थे कि मुफ्त वैक्सीन का खर्चा पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए टैक्स से किया जा रहा है। मिनरल वाटर से तुलना करके कहा जाता था कि पेट्रोल सस्ता है। कभी सर्दी को पेट्रोल के दाम का दोषी ठहराया गया तो कांग्रेस के फैसलों को भी, तो कभी आयात के प्रतिशत को। फिर बढ़े हुए दाम के पीछे रूस, यूक्रेन को कारण बताया जाने लगा। इस्राएल के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत बेहतर तो नहीं हुए हैं, लेकिन राज्यों में गैस का सिलेंडर सस्ता हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम की समीक्षा की बात खुद प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में की है। एक तरफ भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ विदेश मंत्री दुनिया से कह रहे हैं कि भारत की वजह से दुनिया में महंगाई नहीं आई। हम उनके 2 बयान आपके सामने रखना चाहते हैं। इन दोनों बयानों का क्या मतलब है, आप खुद भी समझने का प्रयास करें, दिमाग का इस्तेमाल करें।
जुलाई 2023 में विदेश मंत्री अच्छी अंग्रेजी में कहते हैं कि अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल की कीमतें और भी ज्यादा हो जाती, खाद्य तेल महंगे हो जाते और शायद आईफोन भी महंगा हो जाता। यह भी उन्हीं का बयान है नवंबर महीने का कि हमने अपनी खरीद की नीतियों की बदौलत तेल और गैस के मार्केट से कम खरीद की, इससे हमने दुनिया में महंगाई को मैनेज किया। हम आपकी तरफ से यानी दुनिया की तरफ से शुक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यह विचित्र तर्क है, लग सकता है। जयशंकर रूस का नाम लिए बिना कह रहे हैं कि वहां से तेल खरीदकर हमने दुनिया को महंगाई से राहत दी, मगर अपने देश के लोगों को महंगाई से राहत मिली? यह सवाल आप उनसे पूछिए और अपने आप से भी। दुनिया को महंगाई से राहत देने की बात भी उतनी सही नहीं है। दुनिया के कई देश भयंकर महंगाई की चपेट में हैं। जयशंकर को इस बात से खुश होना चाहिए कि महंगाई के बाद भी भारत की जनता ने उनकी पार्टी को शुक्रिया भेज दिया है। महंगाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह इस चुनाव में भी फिर से साबित हुआ और इससे पहले यूपी के चुनाव में साबित हो चुका है। मुद्दा बने इससे पहले कोई सिलेंडर के दाम कम करने लग जाता है तो कोई बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने लग जाता है। इस साल राखी के मौके पर केंद्र की सरकार ने एलपीजी के दामों में 200 रुपए की कमी की। उसके बाद जमकर इसका प्रचार किया गया। जगह जगह महिलाओं के बयान चलाए जाने लगे जिसमें वे प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रही थीं। जब वे परेशान थी तब उनके बयान नहीं चले। केंद्र स्तर के मंत्री बयान देने लगे कि हमसे बहनों ने कहा है कि हमारे भाई को यानी प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना। इसके बावजूद भी ऐसे शहर थे जहां 1200 रुपए का सिलेंडर 200 रुपया सस्ता होने के बाद भी 1000 रुपए में मिल रहा था। जनता भूल गई कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का चुनाव खत्म होते ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए थे। 8 मार्च को होली थी, 1 मार्च को 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। तब इन मंत्रियों से बहनों ने नहीं कहा कि मेरे भाई से कहना कि सस्ता कर दें। महंगाई का दौर लंबा चल गया और जनता की जेब खाली होती चली गई। हमारे नेता इसे ठीक से जानते हैं, इसलिए कांग्रेस से लेकर बीजेपी के बीच अब होड़ मची है कि वो जनता की जेब में कितना पैसा डाल सकती है। जनता गरीब हो रही है, उसे मदद चाहिए। इसलिए हमारा सवाल वाजिब है कि राज्यों में सब्सिडी पर सिलेंडर देने की राजनीति क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी असर करेगी और सिलेंडर के दाम 500 रुपए हो जाएंगे? आप शेयर बाजार की तरफ देखेंगे और दिखाया भी जाता है, या कारों की बिक्री की तरफ देखेंगे तो जरूर एक समृद्ध भारत नजर आएगा, मगर सभी को पता है कि यही सही भारत नहीं है। अगर ऐसी समृद्धि पूरे भारत में आई होती तो प्रधानमंत्री को 2028 तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार नहीं करना पड़ता। 2020 में यह योजना शुरू हुई तो एक लिहाज से 8 साल तक देश की 81 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर निर्भर रहेगी। कोविड के समय यह योजना 80 करोड़ लोगों के लिए लागू की गई। इस बार संख्या 81 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। 1 करोड़ लोग अधिक कहां से आए? क्या और लोग गरीब हो गए? सरकार बेहतर बता सकती है। अगर इस देश में बार बार चुनाव नहीं होते तो जनता की मोल भाव करने की शक्ति चली जाती। इस योजना को शायद विस्तार भी नहीं मिलता, ना कोई गैस सिलेंडर आधे दाम पर देने का वादा करता। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस हाल में गरीबी और महंगाई की मार झेल रही जनता कितनी पिस जाती। गरीब जनता के जवाब सधे नहीं होते हैं, कई बार उसके जवाबों में पूरी जानकारियां भी नहीं होती हैं। वो इतनी तंगी में जनता जीती है कि सरकार से कुछ ज्यादा हमेशा ही चाहती है, क्योंकि जो भी मिलता है उसे बताया तो जाता है कि काफी दिया जा रहा है, मगर जमीन पर बात कीजिए तो वह भी काफी कम नजर आता है। जाहिर है लोग परेशान हैं। इन योजनाओं से भले किसी को वोट मिलता है, मगर यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी का पेट भी भरता है। 5 किलो राशन लेने वाले जिन परिवारों से हमने बात की, उनका कहना है कि अंत्योदय के तहत मिलने वाले 35 किलो मुफ्त राशन की तरह उन्हें भी 35 किलो राशन मिलना चाहिए। अभी उन्हें 25 किलो अलग से खरीदने पड़ते हैं। सरकार को भी इनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। 5 किलो मिलता है तो बेनिफिट नहीं होता है, 2-4 दिन चलता है। अच्छा। हाँ, मजदूरी है 200-250 रुपया है मजदूरी। मजदूरी कमनी तमनी करते हैं, मजदूरी अच्छा। बनिहारी करते हैं। कहाँ फायदा होता है? तैयो फायदा कहाँ होता है? मजदूरी में पोसाता नहीं है।
5 किलो अनाज से फायदा होगा? कै दिन खाएगा? इससे क्या लाभ मिलेगा? 5 किलो अनाज पर व्यक्ति पर देता है, 5 दिन भी नहीं सही से चल पाता है। इससे बेहतर पहले वाला था जो 35 किलो मिलता था परिवार में, 5 लोग आराम से मतलब कि 10 से 15 दिन अपनी कटौत मतलब कि खान पीन में अच्छा से चल जाता था। लेकिन आज जो है मिल रहा है 5 किलो, वो सिर्फ 5 दिन तक ही चल रहा है। लेकिन 25 दिन के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि अब 25 दिन के लिए अब क्या करें, नहीं करे। महंगाई का असर है तब न 25 दिन ही 5 किलो में 5 दिन बच गया। 25 दिन जो है हम महंगाई के मार से हम लोग जो है से रहते हैं। मीडिया में इस बात की वकालत करने वाले कितने लोग नजर आते हैं कि अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगे, उन्हें तरह तरह के टैक्स बेनिफिट क्यों दिए जाते हैं, विरासत की संपत्ति पर टैक्स क्यों नहीं लगता है। मगर गरीब को सरकार जब भी कुछ देती है, गोदी मीडिया के एक्सपर्ट और एंकर जनता का अपमान करते हैं कि वह मुफ्तखोर हो गई है। अगर आप गरीब लोगों की जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो कभी इन योजनाओं को रेवड़ी और मुफ्तखोरी नहीं कहेंगे। इन लाभार्थियों में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत और मजदूरी करते हैं। वे कहीं से आलसी नहीं हैं, मुफ्तखोर नहीं हैं। आप उन्हें काम नहीं करने का लेक्चर नहीं दे सकते। उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है। रिजर्व बैंक का डेटा है कि केरल में एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी 700 से अधिक मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम। अगर 20 साल की सत्ता के बाद मध्य प्रदेश के लोगों का आर्थिक जीवन स्तर बेहतर नहीं हुआ है तो फिर सस्ता सिलेंडर और मुफ्त अनाज और खाते में 1000 या 2000 रुपए को आप रेवड़ी नहीं कह सकते, जैसा कि इस बार नहीं कहा जाता है। 5 दिन ही चलता है भले उनका अनाज, मगर कुछ तो उनकी मदद हो जाती है। आपको याद होगा कि 2019 में जब राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की थी और लोगों के खाते में पैसे देने की बात की तो काफी आलोचना हुई। इसके तहत सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को हर महीने 6000 रुपए दिए जाने थे। उसी समय फरवरी 2019 में किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की जा चुकी थी। एक झटके में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई और करोड़ों किसानों के खाते में पैसे पहुंचा दिए गए। अब तो इसकी राशि सालाना 6000 से बढ़ाकर 12000 कर देने की भी चर्चा चल रही है। राजस्थान में बीजेपी ने 12000 रुपए देने का वादा किया है, तो यूपी में और बिहार में किसानों को 12000 रुपए क्यों नहीं मिलने चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव तक इसकी राशि बढ़ा दी जाए या बढ़ाए जाने की मांग होने लगे। एक समय राजनीति मिडिल क्लास के इर्द गिर्द घूमा करती थी, आज भी मिडिल क्लास के ही इर्द गिर्द घूमती है, उसे कम नहीं मिलता है। आप एक शब्द सुनते होंगे, विचारधारा या नैरेटिव या गर्व। इसे कौन ढो रहा है और यह किसके लिए है? मिडिल क्लास ही तो ढो रहा है, मिडिल क्लास के लिए है। मिडिल क्लास गर्व करने से खुश हो जाता है, तो राजनीति उसे तरह तरह के गर्व के आइटम देती है, फिल्म बनाकर देती है, विचारधारा के आइटम देती है, धार्मिक आयोजन स्थलों को बेहतर करती है। गरीब को गर्व नहीं, अनाज चाहिए, तो राजनीति अनाज और सिलेंडर दे रही है। धर्म से लेकर देश पर गर्व करने के इतने आइटम से आज का मिडिल क्लास वैचारिक रूप से बहुत अमीर हो चुका है। रेवड़ी और मुफ्तखोरी कहने वाले अब भी हैं, मगर राजनीतिक दल उनकी नहीं, अब जनता की सुनेंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी, सबके मैनिफेस्टो में अब देखा जाएगा कि कौन किसे कितना दे रहा है। इस लाइन को पहले किसने तोड़ा, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं। बेरोजगार युवाओं को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि राजनीति उनके लिए भी बेरोजगारी भत्ता लेकर आएगी, बल्कि इसका वादा इस बार के मैनिफेस्टो में भी दिखा और पिछले कई मैनिफेस्टो में भी दिखने लगा है। बस उन्हें भी महिलाओं की तरह, युवाओं को महिलाओं की तरह एक वोट बैंक की पहचान में बदलने की जरूरत है। युवाओं की राजनीतिक ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें 4 साल की नौकरी वाली अग्निवीर योजना मिल गई है। इसके अलावा गर्व करने की राजनीति से उनका संबल और मनोबल भी बढ़ा है। यह बात सही है। राजनीतिक चर्चाकार मनोबल और संबल की बात को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इससे युवा काफी खुश हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सफलता के पीछे इससे बड़ा कारण कभी भी नहीं बताया जाता है, जबकि है। इस चुनाव में एक और दिलचस्प वादा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार यहां बनी
तो पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी राजस्थान में। उन्होंने यह नहीं कहा कि दाम कम कर देंगे, इसकी जगह राहत और समीक्षा का इस्तेमाल किया। तो क्या बीजेपी की नई सरकारें अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने वाली हैं? जनता को याद भी रहेगा कि पीएम ने ऐसा कोई वादा किया था। वैसे यह भी याद रखना चाहिए कि यूपी चुनाव खत्म होते ही मार्च 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। चुनाव के चलते 137 दिनों तक रेट नहीं बढ़े, लेकिन खत्म होते ही 10 दिन में 9 बार रेट बढ़ गए। उसके पहले चुनाव के कारण दामों का बढ़ना रुक गया था। 2022 मार्च खत्म होते होते मुंबई में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर चला गया। इस समय अलग अलग शहरों में पेट्रोल 97 से लेकर 100 रुपया लीटर मिल रहा है। हमारा आज का सवाल बीजेपी के मैनिफेस्टो और प्रधानमंत्री के भाषण के आधार पर ही है कि गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं 2024 से पहले। कुछ राज्यों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो क्या 2024 के आते आते सभी राज्यों के लिए इनके दामों में भारी कटौती देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की तरह राष्ट्रीय स्तर पर महिला सम्मान निधि आ जाए, जिसका नाम दुर्गा या लक्ष्मी सम्मान निधि हो और लॉन्च हो जाए, उन सभी के खाते में 12 से 15 हजार रुपए भेज दिए जाएं? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक महिला को साल में 12 हजार रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस भी 15 हजार रुपए देने का वादा करने लगी। तो हमारा सवाल गलत नहीं है। क्या न्याय योजना या किसान सम्मान निधि योजना इन सबसे कुछ अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। तो हर दल ने इस चुनाव में महिलाओं को कुछ ना कुछ देने का वादा किया। हैरानी की बात है कि इन चुनावों के दौरान और नतीजे के पीछे महिला वोटरों की कितनी चर्चा हुई, मगर महिला आरक्षण कानून की चर्चा बहुत कम हुई, जो चुनाव शुरू होने से ठीक पहले पास हुआ। जीते हुए उम्मीदवारों को देखिए तो केवल मर्दों की भरमार दिखेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट भी कम दिए और जीत कर भी बहुत कम आई हैं। जिस चुनाव को महिला वोटर से परिभाषित किया जा रहा है, उसी चुनाव में महिलाओं की प्रतिनिधि के सवाल गायब हैं। तो क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के सवाल की कोई अहमियत नहीं है? अभी यह बहस का टाइम नहीं है। शायद 2029 में इस पर बहस होगी, जब यह आरक्षण लागू हो पाएगा। क्या आपको कोई लेख मिला कि शिवराज की लाडली बहन योजना से मध्य प्रदेश कंगाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? मिला कुछ? शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को पैसे बांटकर चुनाव जीते हैं, ऐसा किसी ने कहा? गोदी मीडिया के वो एंकर भी इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं जो दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद जनता को मुफ्तखोर कहने लगे थे। हमें इन योजनाओं में जनता का भला देखना चाहिए। क्या इससे महिलाओं और गरीबों का भला नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नतीजे आने के बाद हेडलाइन में एक गजब का हिंदी के अखबारों में बदलाव दिखा। जिन राज्यों में बीजेपी जीती, उनकी हेडलाइन में पैसा देने के वादे को गारंटी और भरोसा लिखा गया है, और जहां कांग्रेस हारी है, उसकी हेडलाइन में लिखा गया है कि नहीं चली कांग्रेस की रेवड़ी। दो शब्दों के बीच राजनीति और पत्रकारिता की इस दूरी को देखना बर्फ से ढके किसी सुंदर से पहाड़ पर उस पेड़ को देखना है जिसके पत्ते झड़ चुके हैं। रेवड़ी का नाम भी खूब बदल रहा है। कुछ लोग अब गारंटी के साथ साथ वेलफेयर, लोक कल्याणकारी कहने लगे हैं। नोटबंदी के समय महिलाओं के पास जो भी जमा पूंजी थी, वो उनके मर्दों के हाथ लग गई या नष्ट हो गई। कई बार लगता है कि नोटबंदी के समय की भरपाई इन योजनाओं के जरिए हो रही है। महिलाएं अपने तरीके से इसे वापस हासिल कर रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में महिलाओं को क्या मिलने जा रहा है, उस पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यहां की लड़कियों और महिलाओं को काफी कुछ मिलने जा रहा है। 2006 के बाद पैदा हुई लड़की को 21 साल की होने पर या 12वीं के इम्तिहान में शामिल होने या विवाह के समय 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह स्कीम पुरानी है और अभी भी जारी है। 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए इस साल मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लॉन्च हुई। इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान हुआ। चुनाव के दौरान ही बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसे और बढ़ाया जाएगा
और 3,000 तक किया जाएगा। इन 2 योजनाओं के सहारे महिलाओं के खाते में काफी पैसा आ रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सभी समुदायों के गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में सरकार योगदान देती है। सामूहिक विवाह के प्रावधान के अलावा शादी के समय मिलने वाली राशि को 49,000 से बढ़ाकर इस साल 51,000 कर दिया गया था। हिंदी के एक अखबार में कई पंक्तियों के बीच एक दिलचस्प पंक्ति मिली कि मध्य प्रदेश में औरतों को रेवड़ी मिली है तो इससे पति भी खुश हो गए हैं, क्योंकि वह पैसा तो घर में ही आता है। पता चलता है कि हमारा समाज और हमारी राजनीति औरतों के पैसे को किस नजर से देखती है। ठीक उसी तरह से जब कोई महिला सरपंच बनती है तो पति अपने आप को मुखिया पति कहता है। क्या पता इन पैसों के कारण महिलाओं के प्रति पति का नजरिया भी बदल जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए की राशि आ रही है, बढ़ गई तो 3,000 आएगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही यहां की महिलाओं को भी काफी कुछ मिलने जा रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों की लड़कियों के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। कक्षा 6 में 6,000, कक्षा 9 में 8,000, कक्षा 10 में 10,000 और कक्षा 11 में 12,000, कक्षा 12 में 14,000। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में 50,000 और 21 वर्ष की उम्र में 1 लाख की राशि दी जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। मेधावी का मतलब क्या है यह अभी साफ नहीं है। राजस्थान सशस्त्र बल यानी RAC में 3 महिला पुलिस बटालियन बनेगी, जिनके नाम होंगे पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी। PM मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय सहायता को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 किया जाएगा और इसका 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान की महिलाओं को काफी कुछ मिल रहा है। एक और योजना आने जा रही है, लखपति दीदी योजना। इसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण स्किल देकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। लखपति सुनकर लगेगा कि कितना पैसा आने वाला है। महीने के हिसाब से यह पैसा 8,000 से कुछ अधिक ही होता है। क्या इतना पैसा महिलाएं खुद से नहीं कमा रही हैं? कमा लेती होंगी। बीजेपी की सरकार ट्रेनिंग देगी, उसके बाद भी 8,000। मगर बीजेपी कह रही है तो कह रही है, सरकार कह रही है तो कह रही है। चुनावों के दौरान इन वादों और इनके पीछे के तर्कों पर कितनी कम बहस होती है, सिर्फ इनका प्रचार किया जाता है। तेलंगाना की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,500 मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की बसों में सफर करना मुफ्त हो जाएगा। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उन्हें 10 ग्राम सोना दिया जाएगा और 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा योग्य महिलाओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस वादे के साथ सत्ता में आई है कि हर साल हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए दिया जाएगा। हमारा सवाल है कि अगर छत्तीसगढ़ की महिला को साल का 12,000 दिया जाएगा, राजस्थान की महिला को साल का 12,000 दिया जाएगा, तो पूरे देश की महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाए? मध्य प्रदेश की जनता को 1,250 के हिसाब से एक साल में 15,000 दिया जा रहा है, तो पूरे देश की महिलाओं के लिए मान लीजिए दुर्गा सम्मान निधि योजना के तहत क्यों नहीं 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं? सभी के खाते में 25,000 रुपये दे दिए जाएं। बीजेपी का ही ये सब वादा है तो बीजेपी केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं दे सकती है? अच्छी बात है कि ये पैसा सीधे औरतों के खाते में जाता है। जनधन खाता का आंकड़ा बताता है कि 50 करोड़ खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं। ये आंकड़ा अगस्त महीने में PIB ने जारी किया था। मैं इन पैसों को इस तरह से देखता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र इसके जरिए महिलाओं के बीच अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। जिन औरतों को घर के बाहर जगह कम दी जाती है, सरकार से लेकर संस्थाएं और राजनीति इन्हीं खातों के जरिए उन महिलाओं के घरों में पहुंच रही हैं भागीदारी देने। यह बात हैरान तो करती ही है कि महिलाओं को टारगेट करने के लिए इतने वादे किए जा रहे थे, मगर महिला आरक्षण कानून को लेकर चर्चा या तो नहीं हुई या रूटीन टाइप हुई, पर इसका कोई खास महत्व नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने 40% टिकटें महिलाओं को दी थीं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। अंत में 159 महिला प्रत्याशियों में से सिर्फ आराधना मिश्रा मोहन ही जीत सकीं, जो खुद नया चेहरा नहीं है, पार्टी के पुराने नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं।
मीडिया में विश्लेषकों ने लिखा कि अधिकतर महिला प्रत्याशियों को 1000 से 3000 के बीच वोट मिले। हो सकता है इसका कारण खराब रणनीति और कमजोर कैंडिडेट हो, मगर उत्तर प्रदेश चुनाव में शामिल कुल करीब 4500 प्रत्याशियों में से सिर्फ 560 ही महिलाएं थीं। इनमें से मात्र 47 यानी 9% से भी कम की जीत हुई। ये उत्तर प्रदेश में महिला विधायकों का आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 22 ऐसी हैं जो पहली बार जीती हैं। सबसे अधिक 29 महिलाएं भाजपा की टिकट पर जीती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज की तारीख में 12% से भी कम महिलाएं हैं। आज़ादी के 75 साल बाद ये कहीं से भी गर्व करने लायक आंकड़े फिलहाल नहीं हैं। इसके बाद भी महिला वोटर मतदान में अपनी भागीदारी खूब बढ़ा रही हैं। वे समझ गई हैं कि सरकार और सत्ता मर्दों का खेल है, इनसे अपने लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। इसलिए जो मिल रहा है उसका मोल तोल ठीक से कर लेना चाहिए। किसी के खाते में 6000 तो किसी के खाते में 12000 देने की होड़ इसीलिए शुरू हुई। इन सभी को फ्रीबीज कहा जाता है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में देखिए तो इनमें से बहुतों का समाज पर सकारात्मक असर भी पड़ा है। जैसे बिहार में साइकिल योजना ने शुरुआती दौर में बहुत अच्छा असर डाला, उसी तरह कर्नाटका में फ्री बस यात्रा का महिलाओं की गतिविधियों पर अच्छा असर पड़ रहा है। इसका एक ही नुकसान है कि 5 साल के प्रदर्शन पर अब चुनावों के दौरान चर्चा नहीं होती, मगर उसके लिए जिम्मेदार महिलाओं को मिलने वाले ये अधिकार या इस तरह की योजनाएं नहीं हैं। ये मीडिया की कमी है। अब सरकार के परफॉर्मेंस पर रिपोर्टिंग नहीं होती है, बस रेवड़ी रेवड़ी की धूम मचाई जाती है, योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। इसके अलावा इस राजनीति से देखिए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है या देखने को नहीं मिलता। कम से कम राजनीति मीडिया से बहुत आगे है। मीडिया के पास इन योजनाओं के लिए रेवड़ी और मुफ्तखोरी ही है। नेताओं ने गारंटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंतजार कीजिए कि 2024 के चुनाव के लिए मोदी सरकार क्या क्या बांटने और देने की योजनाएं लेकर आ रही हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।